गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन की सांद्रता को किस तरीके से मापा जाता है। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि जो ठोस होते हैं उनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलय ठोस एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। पहला है आपका कि विलय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। जो आपका ठोस है वो कैसा है, मतलब जिसको आप विलायक कहते हो वो कैसा है, और जो विलेय है ठीक है वो आपका कैसा है। ठीक है, तो एक चीज़ बच्चों पर, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, कि आपके जो आयनिक ठोस होते हैं, है ना, आयनिक विलेय होते हैं, वो ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। आयनिक ठोस मतलब कि NaCl जो होता है वो, और ध्रुवीय विलायक यानी कि वाटर। ठीक है, जैसे हम पानी बोलते हैं। ठीक है, ध्रुवीय विलायक में इसे समझाता हूँ किस तरीके से। देखो, जैसे कि अगर हम नमक वगैरह की बात करें तो वो पानी के अंदर विलयशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक जो जल होता है हमारा उसके अंदर विलयशील होते हैं। अगर हम उसे सामान्य अध्रुवीय विलायकों में उसे घोलना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे जल की अभी मैंने बात करी, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखो जल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। उसके अंदर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के संग बॉन्डेड होती है। अब हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन क्या करती है, अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेती है। इससे यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब इसमें ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये जो है हिस्सा इसका नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे ध्रुव उत्पन्न हो गए। जब हम NaCl को देखते हैं बच्चों, है ना, जैसा मैंने अभी बात करा आयनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। आयनिक कंपाउंड बच्चों वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक कैटायन यानी एक धन आयन एक ऋण आयन के संग जुड़ा हुआ होता है। एक धन आयन एक ऋण आयन के संग जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है? वो उसके संग जुड़ा हुआ होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के थ्रू। कौन से बल के थ्रू? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के थ्रू। ठीक है, धनायन धनावेशित होता है, ऋणायन ऋणावेशित होता है, और इनका चार्ज ऑपोजिट होने के कारण ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के थ्रू। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर डालते हैं किसको, जल को डालते हैं, जल के अंदर नमक को डालते हैं, तो क्या होता है? जल के अंदर नमक डालने पर बच्चों देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब हम जल के अंदर नमक को डालते हैं तो क्या होता है? देखो, जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं आपके, है ना, जैसे कि H2O मैंने बताया। अब ये क्या करेगा, जो Na का पॉजिटिव पार्ट है, Na क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कहाँ जाएगा? वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। जो Na आपका पॉजिटिवली चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? वो ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, Na आपका पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा, और जो Cl है आपका नेगेटिव है वो आपका आकर्षित होगा हाइड्रोजन की तरफ। तो Na जो होगा वो इस तरफ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Na। ठीक है, Na इधर आके जुड़ जाएगा, और जो Cl है आपका यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो NaCl है वो अलग अलग होकर जल में विलयशील हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो जितने भी आपके आयनिक तत्व हैं, आयनिक पदार्थ हैं, है ना, वो सब किस में विलयशील होंगे? ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होंगे। ध्रुवीय विलायकों के उदाहरण कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो जल है और एक है अमोनिया, है ना, दोनों ध्रुवीय विलायक हैं। ठीक है, अब आयनिक पदार्थ कौन कौन से हैं जिनमें आयनिक बंध होता है? जैसे NaCl हो गया, है ना, FeSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, है ना, KCl हो गया, ठीक है, KOH हो गया। ये सारे के सारे आपके पदार्थ कैसे हैं? आयनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके मध्य कौन सा बंध उपस्थित है? आयनिक बंध उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों। हमने अभी एक उदाहरण देखा कि जो आपका जल है उसके अंदर पोलैरिटी थी, है ना, मैंने कहा भाई ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें ध्रुवण उत्पन्न हो गया। अब क्या है, जो NaCl है इसमें भी तो कोई ना कोई बल, हमने अभी बात करी कि भाई Na और Cl के बीच में एक बल है जो कौन सा है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। अगर इसके ध्रुवण की जो क्षमता है वो
इस NaCl के मध्य लगने वाले बल से ज़्यादा है। जब तो ये Na टूट के अलग हो जाएगा और Cl टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन अगर इसके मध्य लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा पावरफुल है ना, किससे? इसके ध्रुवण से। जो आपका विलायक है इसके ध्रुवण की क्षमता से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके बीच में जो बंध है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जो आपका धनायन है और ऋणायन है वो अलग अलग नहीं होगा, और ये पानी के अंदर विलय नहीं होंगे। ठीक है। और ये जो पावर होती है विलायकों की, इसको हम कहते हैं विलायकन ऊर्जा। इसको क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा। ठीक है। विलायकन ऊर्जा अगर ज़्यादा होती है तो आपके आयनिक तत्व जो होते हैं वो विलयशील होते हैं, विलायकन ऊर्जा कम होती है तो वो विलयशील नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको अब लोग हम। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, उदाहरण NaCl, KCl, KNO3 आदि का जल में घुलना। इसका प्रमुख कारण आयन द्विध्रुवीय अंतःक्रिया है। विभिन्न आयनिक ठोसों की जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, चूंकि वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा व जल योजन ऊर्जा, जैसा मैंने कहा विलायकन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा एक ही बात है, जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, जल में अधिक विलय होते हैं। अध्रुवीय ठोस उदाहरण जैसे I2S8 आदि अध्रुवीय विलायक CCl4 और CS2 आदि में विलयशील होते हैं। ठीक है, ये तो थी ध्रुवीय विलायकों की बात। इसके अलावा जो अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय होते हैं, है ना, जैसे कि हम बात करें I2S8 आयोडीन, सल्फर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन सल्फाइड आदि, इन सब में विलयशील होते हैं। ताप, अगर ताप की हम बात करें तो आप लोग जानते हो कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या होती है? विलयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जब हम ताप बढ़ाते हैं तो किसी ठोस के अंदर उपस्थित जो आपके पदार्थ है उसके अंदर उपस्थित अणु और परमाणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी विलयता भी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। संतृप्त विलयन में अविलय ठोस एवं विलय के मध्य निम्नलिखित साम्य होता है। अविलय ठोस प्लस विलायक डबल एरो विलयन, है ना। अब यहाँ पे क्या है? ली शैतल्य के नियम के अनुसार, ली शैटली का एक नियम है, ली शैटल्य का नियम है, उसके अनुसार डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, शून्य, अर्थात विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ताप में वृद्धि पर ठोस विलय की विलेयता में वृद्धि होती है, उदाहरण NH4Cl, KCl, AgNO3, NO3 और Ki आदि। यदि डेल्टा एच इज लेस देन शून्य, ठीक है, लेस देन 0, अगर डेल्टा एच जो है वो 0 से कम है तो यहाँ पे जो आपकी विक्रिया होगी वो कैसी होगी? ऊष्मा शोषी। विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा शेपी। तो ताप में वृद्धि करने पर ठोस विलय की विलेयता में कमी होगी, उदाहरण NaOH, LiSO4, CH3, COO, Ca आदि। ओके। कुछ लवण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण गुलबर्ग लवण की विलेयता 32 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप तक बढ़ती है, परंतु इससे अधिक ताप होने पर विलेयता घट जाती है। इसका प्रमुख कारण है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवण का क्रिस्टलीय जल पृथक हो जाता है या निर्जलीय लवण हो जाता है। गैस की द्रव में विलेयता। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात आती है गैस की द्रव में विलेयता की। सभी गैसें जल में कम या अधिक सीमा तक घुलनशील होती हैं, यह वास्तविक विलयन बनाती हैं। किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हुआ हो अवशोषण गुणांक कहलाता है। गैसों की द्रव में विलेयता को निम्न कारकों से प्रभावित किया जा सकता है: गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव आदि। गैसों की प्रकृति: ऐसी गैस जो विलायक से क्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित हो जाती है, विलेय होती है, उदाहरण NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जब जल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl को डालेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4 आदि यौगिक बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये जो गैसें होती हैं ये जल में अत्यधिक घुलनशील होती है बच्चों। जैसे अमोनिया आपने डाली तो फटाफट से जल के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो इनकी विलयशीलता का क्रम भी आपको दिख रहा होगा, NH3, HCl, SO2 दे रखा है यहाँ पे इनकी विलयशीलता का क्रम, है ना। इनकी जो विलयशीलता है बच्चों उसका क्रम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये रहा। ठीक है, अब है विलयन की प्रकृति। जो विलयन है आपका उसकी प्रकृति, वे गैसें जिनमें द्विध्रुवीय अणु होते हैं, वो सेम द्विध्रुवीय वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी चलेगा कि भाई ऐसी गैसें जो कि ध्रुवित होती हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं, और ऐसी गैसें जिनमें ध्रुवीय नहीं होती हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं।
ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ताप के प्रभाव पर। इसके बाद किसके ऊपर आते हैं हम लोग? ताप के प्रभाव पर। अब देखो, ताप बढ़ने पर गैसों की जो विलयशीलता है वो घटती है। वैसे तो ताप बढ़ने पर दूसरे लवणों की विलयशीलता बढ़ती है, लेकिन ताप बढ़ने पर गैसों की विलयशीलता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि ताप बढ़ने पर जो गैसों के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से वैसे ही अस्थिर हो जाते हैं और उनकी जो घुलनशीलता होती है वो कम हो जाती है। इसको हेनरी का लॉ भी कहते हैं, है ना। ली शैतली सिद्धांत के अनुसार स्थिर दाब पर ताप की वृद्धि पर गैसों की विलेयता घटती है। चूंकि ताप बढ़ने पर द्रव में गैसों के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैसें बाहर की ओर निकलना शुरू कर देती हैं। अब है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हम जानते हैं जब दाब बढ़ाया जाता है तो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने पर उनकी विलयशीलता बढ़ जाती है। गैसों की विलयता दाब से परिवर्तित होती है, सर्वाधिक प्रभावित होती है। दाब पी तथा विलयन के संगठन से संबंध है हेनरी के प्रतिपादन किया था, नियम दिया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन नियम अनुसार किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन की इकाई आयतन में विलयन गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाए दाब के समानुपाती होती है। यदि गैस का भार m है जो कि विलयन की इकाई आयतन p दाब पर घुला हुआ है, तो हेनरी का नियम m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या m इज इक्वल्स टू kp, जहाँ k हेनरी का स्थिरांक है। ठीक है, के आधार पर गैसों की विलेयता को साम्य दाब के सापेक्ष आरेख खींचने पर एक सीधा वक्र प्राप्त होता है। जब विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैसें एक साथ आती हैं तो प्रत्येक गैस में घुलने की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। सभी गैसों में एक गैस की मात्रा को उसके मोल भिन्न से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, जहाँ एक्स है गैस का मोल फ्रैक्शन और P1 है गैस का आंशिक दाब। और अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हट के के लग जाएगा। ठीक है, और P1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्स अपॉन के। ठीक है, और एक्स को हम कहते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन, जो कि होता है हमारा Na अपॉन Na माइनस Na प्लस NB। ठीक है, तो वो भी चाहें तो हम रख सकते हैं यहाँ पे। माना T ताप पर m अणुबार वाली Mg कोई गैस है जिसका आयतन V है। साम्य दाब पर P विलयन के निश्चित आयतन में गैस विलयशील होती है। आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल्स टू nRT या PV इज इक्वल्स टू m अपॉन m RT या V इज इक्वल्स टू MP अपॉन RT अपॉन m। T चूंकि यहाँ पर स्थिर ताप पर हेनरी का नियम है, नियम अनुसार MP स्थिर एवं V स्थिरांक है, तो हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम तभी लागू होता है जब दाब बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में रासायनिक क्रिया ना करे, संगुणित व आयनित ना हो, गैसों की विलेयता विलायक से कम हो अर्थात विलयन तनु हो। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। क्लास ओवर, थैंक यू।